A very warm welcome to all of you. This is Mehker and this is my YouTube channel Keep Growing. Today we will be learning about NCERT Psychology class 11th chapter 1 what is psychology and this is part 5. पार्ट 5 हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, क्योंकि इसके अंदर हम सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे जो भी हमारे लेफ्ट थे. ठीक है, तो बढ़ते हैं हम कंटेंट्स की तरफ. तो कंटेंट्स हमारे पास पार्ट 5 के अंदर रहेंगे. थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन, साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, साइकोलॉजिस्ट एट वर्क और साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस. तो रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब होता है जिस चीज़ के बारे में भी हम किसी भी चीज़ के बारे में डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम रिसर्च के वे में देखते हैं. और उस एप्लीकेशन का मतलब जैसे कि हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसका एप्लीकेशन ज़रूरी होता है ताकि हमें ये पता चले कि अब ये हमारी रिसर्च जो है वो आगे जाके क्या रिजल्ट देगी. ठीक है, तो साइकोलॉजी के अंदर कुछ थीम्स होती है जो साइकोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करनी होती है, आइडियाज़ लाने होते हैं, जहाँ से साइकोलॉजिस्ट आइडियाज़ लाते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं टॉपिक का कि किसके ऊपर रिसर्च करनी है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ये थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन के अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. तो ये कुछ थीम्स होती है, 5 थीम्स होती है हमारे पास साइकोलॉजी में. तो ये थीम्स आपके पास स्क्रीन पे दिख रही है. तो हम फर्स्ट थीम के ऊपर बात करते हैं. पहले साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेज अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट यही रहता है कि कैसे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस एक साथ वर्क करते हैं. ठीक है, बिहेवियर के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और मेंटल प्रोसेसेस के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं. ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना होता है, साइकोलॉजिस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं. तो ये जो है साइकोलॉजी में फर्स्ट हमारा पार्ट रहता है, थीम रहता है. तो कैसे वो अटेम्प्ट करते हैं? अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल इवेंट्स. उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, उनको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे जो है बिहेवियर और मेंटल इवेंट्स जो है अकर करते हैं, कि बिहेवियर अकर करता है. अब देखो सबके बिहेवियर ना अलग अलग होते हैं, किसी के बिहेवियर जो है ये नहीं है कि सेम होते हैं. ठीक है, उनका शो करने का तरीका भी अलग अलग होता है. सबके मेंटल इवेंट्स अलग अलग होते हैं, मेंटालिटी या मेंटल एबिलिटीज़ कह सकते हैं, वो सबकी अलग अलग होती है. ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी करता है. ड्रॉ कंक्लूजन्स विच आर सपोर्टेड बाय डेटा. फिर उसके बाद वो जो डेटा कलेक्ट करता है अपनी थीम से रिलेटेड, ठीक है, जो उसने टॉपिक सेलेक्ट करा है उसका कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, उसका एक आपको प्रूफ देना ज़रूरी है जो सपोर्ट करता है आपके डेटा को कि ये रीज़न क्या है कि बिहेवियर, जैसे कोई पर्सन अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है और आपने उसके ऊपर रिसर्च करी है. ठीक है, तो आप कंक्लूजन शो करोगे कि ऐसा क्यों, ठीक है, क्या रिजल्ट आपको ऐसा मिला और आपके डेटा को क्या चीज़ सपोर्ट करती है. फिर आता है डिज़ाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज़ अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. ठीक है, आप इस तरीके से डिज़ाइन करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, मान लो कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग, ठीक है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो उस कंडीशन को. ठीक है, उसको काम डाउन कर सकते हो, क्योंकि और आप उसके अराउंड मतलब उसके लिए आप अपना जो एक्सपेरिमेंट का तरीका है वो बदल सकते हो. ठीक है, तो उस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो. टू डेवलप जनरल प्रिंसिपल्स अबाउट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. ठीक है, आप जनरल प्रिंसिपल्स अबाउट बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के बारे में डेवलप करते हो. ठीक है, अगर आपका जो थीम है वो ये है कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के प्रिंसिपल्स को डेवलप करना है, तो आप उसके जनरल प्रिंसिपल्स बिहेवियर के बारे में आप जानोगे. ठीक है, आप उसको दोगे प्रिंसिपल्स को, मेंटल प्रोसेसेस के बारे में आप उसको बताओगे. ठीक है, तो आपका मेन थीम यही रहता है कि आप इस बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को अटेम्प्ट कैसे करोगे. Conclusions drawn from these studies apply to everybody and are universal. ठीक है, जो भी conclusion drawn होते हैं स्टडी से, मतलब जो भी रिसर्च आपने करी, ठीक है, या फिर वो अप्लाई होने चाहिए सबके ऊपर. ठीक है, और या फिर वो यूनिवर्सल होने चाहिए. ठीक है, यूनिवर्सल होने चाहिए वो, क्योंकि देखो अब मान लो कि आपने ना कुछ एज तक के, जैसे कि एडल्टहुड तक आपने जो रिसर्च है वो एडल्टहुड तक बनाई है, तो आप उसके अंदर एज मेंशन करोगे कि जो मेरी रिसर्च है वो सिर्फ एडल्टहुड तक के लिए है. ठीक है, आप मतलब एडल्ट ओल्ड एज के लिए नहीं है. तो जो सीनियर आते हैं, ठीक है, वो इन सब चीज़ों को नहीं करे. ठीक है, ये रिसर्च उनके लिए नहीं बनी, तो आप इस चीज़ का कंक्लूजन भी दोगे. फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट थीम जो हमारे पास आती है, ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन एनवायरनमेंट. ठीक है, ये थीम किसके ऊपर बात करती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना वो एक तरीके से एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन एनवायरनमेंट के अराउंड फंक्शन करता है. कैसे कि ना जो एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन होता है, पहले हम ये जानते हैं कि होता है क्या है, डिस क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. ठीक है, कि कैसे पर्सन अपने आप को प्रेजेंट करता है,
एक एज अ ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू अगर हम देखा जाए कि कैसे एक पर्सन जो है अपने आप को प्रेजेंट करता है सामने वाले के सामने, ठीक है। तो अब उसको उसके ना दो फैक्टर होते हैं, एक तो कल्चरली हम देख सकते हैं, एक देख सकते हैं हम सोशली, ठीक है। तो वो दोनों ही एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ना एक फंक्शन है ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन, ठीक है, और एनवायरनमेंट का, मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का दोनों का रोल है। तो कर्ट लेविन कहते हैं, एक उन्होंने इक्वेशन दी है, B इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट PE, जो B जो है वो डिनोट करता है बिहेवियर को, F फंक्शन को, P पर्सन को और E एनवायरनमेंट को। तो कर्ट लेविन कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि सबका बिहेवियर ना अलग अलग होता है, ठीक है, और उसका फंक्शन अलग अलग होता है। सब अपना बिहेवियर जो है अलग अलग टाइम पे शो करते हैं, अलग वे में शो करते हैं, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पर्सन के और इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन का इन्वायरमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्सन एंड इज इन्वायरमेंट। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बिहेवियर जो है ना एक प्रोडक्ट है पर्सन का और उसके इन्वायरमेंट का। ईच पर्सन वेरी इन इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, वैल्यूज, एप्टीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हर एक पर्सन का ना इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, इंटरेस्ट लेवल अलग होता है। सबका इंटरेस्ट, मान लो आपका साइंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो सबका इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। सबकी वैल्यूज़ अलग अलग होती है, वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सबके एप्टीट्यूड्स अलग होते हैं, सबकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है। अगर मान लो हम सारे एक जैसे होते हैं तो कोई कुछ सिमिलैरिटी, मतलब कुछ डिफरेंस तो होता ही नहीं ना, ठीक है। तो वही ना, हर एक पर्सन जो है अपने में ही उसका अलग बिहेवियर, अलग मेंटल प्रोसेसेस है, ठीक है। डिफरेंशियल साइकोलॉजी फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। अब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी होती है वो फोकस करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, ठीक है। कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर यूनिवर्सल। अब साइकोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं ना, जो भी साइकोलॉजिस्ट देते हैं वो यूनिवर्सल होने चाहिए। हमने फर्स्ट थीम में भी अभी पढ़ा था कि जो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो यूनिवर्सल होने चाहिए, ठीक है। साइंटिफिकली जो होते हैं वो अप्लाई होने चाहिए। हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट, अभी मैंने आपको बताया हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रोल होता है। तो हेरिडिटी 50% और इन्वायरमेंट 50%, तो वो टोटल क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन पर्सनालिटी, सबको अलग अलग बनाते हैं। अब थीम 3 के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना वो कॉज्ड होता है, वो आप सोच समझ के नहीं करते हो कोई भी बिहेवियर, आपको मतलब ह्यूमन बिहेवियर इंस्टेंट आता है, ठीक है। ऑल ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कॉजेज विच आर इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। जो भी हम बिहेवियर शो करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ, जो भी मैं बिहेवियर शो कर रही हूँ, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं एक टर्म्स ऑफ कॉजेज में, ठीक है, जो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी हो। तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 कॉजेज में, या फिर वो इंटरनल फैक्टर की वजह से हो सकता है या फिर वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल में हमारा एनवायरनमेंट भी आ गया, ठीक है, या फिर ह्यूमन बिहेवियर शो करने के लिए एनवायरनमेंट भी तो बोलता है ना हमें, कि जैसे कि मान लो किसी पर्सन से आप बात कर रहे हो, ठीक है, अगर उस पर्सन ने आपको गुस्सा दिखा दिया तो वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया जिसकी वजह से आप एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम 2 कॉजेज में, इंटरनल और एक्सटर्नल में, नॉट ओनली 1 कॉज, ठीक है। अब ना एक ह्यूमन बिहेवियर का ओनली 1 कॉज नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल हो सकता है इंटरनल हो सकता है। उस पर्सन को पहले से ही गुस्सा आ रखा हो, ठीक है, और सामने वाले ने और गुस्सा दिलवा दिया, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थीम 4 के बारे में, जो कि बताता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। हाँ, ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ना वो कल्चरली भी कंस्ट्रक्टेड होता है, ठीक है। अब उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, मोस्ट साइकोलॉजिकल थियोरीज एंड मॉडल्स आर यूरो अमेरिकन इन नेचर, ठीक है। बहुत सारी जो साइकोलॉजिकल थियोरीज है ना, तो जैसे हमारे जो भी साइकोलॉजिस्ट थे वेस्टर्न, आपको पता है वेस्टर्न कल्चर से हमने ये लिया है मॉडर्न साइकोलॉजी, तो जो भी साइकोलॉजिस्ट थे वो थियोरीज जो भी कंडक्ट करते थे तो उनका जो मॉडल होता था ना वो यूरो अमेरिकन होता था इन नेचर, ठीक है। सारे अमेरिकन होते थे या फिर बोल सकते हैं मतलब बाहर के ही होते थे सारे, ठीक है। तो वो उसके ऊपर ही परफॉर्म करते थे। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो भी साइकोलॉजिकल थियोरीज है वो ज़्यादातर मॉडल्स के ऊपर जो यूरो अमेरिकन इन नेचर है, ठीक है, बाहर की वेस्टर्न जो नेचर है उसके ऊपर स्टडी करा गया है। Feminists argue that the psychology offers a male perspective and ignores the perspective of women, ठीक है। अब मेल पर्सपेक्टिव, अब क्या बोलते हैं फेमिनिस्ट, क्या बोलती है, वो आर्ग्यू करती है कि जो ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट होते थे ना वो हमारे पास मेल साइकोलॉजिस्ट होते थे, ठीक है।
तो क्या बोलती थी, फेमिनिस्ट आर्ग्यू करती थी कि जो साइकोलॉजी है ना वो मेल्स पर्सपेक्टिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है और इग्नोर कर देते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट होते थे ना वो मेल होते थे, ठीक है। और आपने एक ही मतलब मोस्टली अगर हम 100% में से बोले तो 90% ऑफ द मेल और जो बाकी के 10% है वो वुमेन होंगी, ठीक है। तो फेमिनिस्ट जो थी वो आर्ग्यू इसलिए करती थी कि ज़्यादातर मेल्स पर्सपेक्टिव के वे में ही मेल जो होता है वो मेल पर्सपेक्टिव के ऊपर ही सोचेगा ना ज़्यादा, और इग्नोर करेगा पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। तो अब जो चीज़ें इसके ऊपर अब स्टडी करा जा रहा है कि कैसे जो है ऐसी रिसर्च करा जाए जो कि मेल पर्सपेक्टिव के ऊपर भी और पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन के ऊपर भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं थीम 5 के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब बात आ गई एप्लीकेशन की, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है ना, अभी अब तक हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन बिहेवियर का कॉज क्या होता है और ह्यूमन बिहेवियर के और मेंटल प्रोसेसेस के बारे में कैसे स्टडी करते हैं। अब उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है, मतलब कंट्रोल हम कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? हम जब कैसे रिजल्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो हमें उससे पता चल जाता है कि कैसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हमें अप्लाई करने हैं जिससे हमें ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम वैसे ही एप्लीकेशन उसको अप्लाई करके हम उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैसे? कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर दिया जाए, ठीक है। इंटरवेंशन इन द लाइफ ऑफ नीडी पीपल दैट हैज़ मेड दिस सब्जेक्ट पॉपुलर, ठीक है। अब जिस पर्सन को ज़रूरत है, ठीक है, इस बिहेवियर को चेंज के लिए, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को पॉपुलर बना दिया। डायग्नोज एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स विया वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। डायग्नोज करना, रिजॉल्व करना प्रॉब्लम्स की जो वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी है उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो साइकोलॉजी होती है वो प्योर और अप्लाइड होती है, बेसिक वर्सेस अप्लाइड, ठीक है। तो इसमें क्या, प्योर को हम बेसिक भी बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो बेसिक है ना उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा बायोलॉजिकल, सेंसेशन एंड परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी, कॉग्निशन, डेवलपमेंटल, मोटिवेशन एंड इमोशन, पर्सनालिटी, सोशो कल्चर, ठीक है। ये सारे हमारे जो होते हैं ना पार्ट्स होते हैं किसके, साइकोलॉजी के। कि कैसे बायोलॉजिकल हम कहते हैं स्टडी करते हैं, सेंसेशन और परसेप्शन सबका अलग अलग होता है, मेमोरी कैसी होती है, कॉग्निशन, डेवलपमेंटल, मोटिवेशन और इमोशन कैसा होता है, पर्सनालिटी अलग अलग होती है सबकी, सोशली अलग होता है, सोशो कल्चर बैकग्राउंड अलग होता है, ठीक है। पर इन सब चीज़ों को अगर हमें स्टडी करके अप्लाई करना हो तो हम अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई हम क्लिनिकली कर सकते हैं, काउंसलिंग के थ्रू, एजुकेशनल के थ्रू, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और हेल्थ के थ्रू, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं जिस वे में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइड साइकोलॉजी अलग होती है और बेसिक साइकोलॉजी अलग होती है। तो हम बात करते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, ठीक है। रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स इन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज हैव फेल्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। अब रिसर्चर्स जो है ना और स्कॉलर्स है जो साइंस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, ठीक है, और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, उन्होंने बहुत सारे सिग्निफिकेंस डेवलप करे हैं ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। साइकोलॉजी के बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स कैसे होते हैं? इन स्टडिंग ब्रेन एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी शेयर्स इट्स नॉलेज विद न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिसिन एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। जब वो ब्रेन और बिहेवियर को स्टडी करते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, तो वो अपनी नॉलेज किस किस में शेयर कर सकते हैं? न्यूरोलॉजी में शेयर कर सकते हैं, फिजियोलॉजी में, बायोलॉजी में, मेडिसिन और कंप्यूटर साइंस में, और भी बहुत सारी फील्ड्स होती है जिसके अंदर वो अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। इन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर इट मीनिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ठीक है, तो उसके अंदर ग्रोथ भी आएगी और डेवलपमेंट भी आएगा उसका, ठीक है। इन सोशल, हम किसके अंदर उसका रिलेशनशिप कैसा होगा? सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। साइकोलॉजी शेयर्स इट्स नॉलेज विद एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जब हम ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर हमें पता चल गया ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो वो कहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई कर सकती है, अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकती है? एंथ्रोपोलॉजी में कर सकती है, सोशियोलॉजी में कर सकती है, सोशल वर्क के फील्ड में कर सकती है, पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में कर सकती है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में कर सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें इन स्टडिंग मेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ लिटरली टेक्स्ट, म्यूजिक एंड ड्रामा, साइकोलॉजी शेयर्स दिस नॉलेज विद लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक, ठीक है। अगर हम बात करा जाए मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है, जिसको म्यूजिक, ड्रामा ये सब चीज़ें करना पसंद है, तो साइकोलॉजी जो है यहाँ पर भी अपनी नॉलेज शेयर करती है कि विद लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक के अंदर, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है साइकोलॉजी के जो अदर डिसिप्लिन्स के साथ हम मैच कर सकते हैं कि ब्रेन और बिहेवियर जो अगर बात करी जाए तो साइकोलॉजी कहाँ अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे
ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अगर बात करी जाए तो वो कहाँ पे अपनी नॉलेज शेयर कर सकती है, इन फील्ड्स में। अगर बात करी जाए मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में तो वो कहाँ पे अपनी नॉलेज शेयर कर सकती है, इस फील्ड्स में। ठीक है, तो बात करते हैं फिलॉसफी के बारे में। फिलॉसफी इसका एक पार्ट है। अंटिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सर्टेन कंसर्न्स दैट आर नाउ पार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी लाइक व्हाट इज द नेचर ऑफ द माइंड और हाउ डू ह्यूमंस कम टू नो देयर मोटिवेशंस एंड इमोशंस वर द कंसर्न ऑफ फिलोसफर्स। ठीक है, जब 19th सेंचुरी का एंड आ रहा था तो एंड आते आते जो साइकोलॉजी का ना, साइकोलॉजी आई कहाँ से, वेस्टर्न कल्चर से आई। ठीक है, बट हमारे इंडिया में ऑलरेडी क्वेश्चंस जो थे ना रिलेटेड, साइकोलॉजिकल रिलेटेड, ठीक है, वो पहले से ही थे, पर वो थे किसके पार्ट में, फिलॉसफी के पार्ट में। ठीक है, तो वो जो फिलोसफर्स थे वो बहुत मतलब इन सब चीज़ों में रिसर्च करते रहते थे, कि कंसर्न करते थे कि मोटिवेशन, इमोशंस और ह्यूमन की पर्सनालिटी, माइंड कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये नेचर जो है ना साइकोलॉजी का वो यहीं से आया एक तरीके से, बट डेवलपमेंट जो है मॉडर्न साइकोलॉजी की वो वेस्टर्न कल्चर से हुई है। In the later part of the 19th century, Wundt and other psychologists adopted an experimental approach to these questions and contemporary psychology emerged. फिर क्या होता है 19th century के बाद वुंट जो है और अदर साइकोलॉजी जो हमने पहले कवर अप करे पार्ट्स में, ठीक है, उन्होंने क्या करा, इस सब जो भी क्वेश्चंस थे उनके ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी, एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए जो इस क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे थे। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी इमर्ज होने लग गई। डिस्पाइट द इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस, इट ग्रेटली ड्रॉन from philosophy, particularly with respect to methods of knowing and various domains of human nature. ठीक है, अब ये जो साइकोलॉजी का एज अ साइंस एमर्जेंस हो रहा था, ठीक है, वो क्या क्या फिलॉसफी को भी कवर कर ही रही थी। ठीक है, पर क्या रिस्पेक्ट में रखते हुए कि इसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं और बहुत सारे डोमेन्स हो सकते हैं एक एज अ ह्यूमन नेचर में अगर हम देखा जाए तो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसका अदर डिसिप्लिन में से मेडिसिन के बारे में। Doctors have realized that the maximum healthy body requires a healthy mind is actually true. ठीक है, अब डॉक्टर्स ने भी ना रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था कि जो अगर एक हेल्दी बॉडी है ना उसको एक हेल्दी माइंड चाहिए होगा। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स नाउ एम्प्लॉय साइकोलॉजिस्ट। अब बहुत सारे जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसीज निकलने लग गई है। ठीक है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरी है। द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंगेजिंग इन हेल्थ हैजार्डियस बिहेवियर एंड इन एडहेरिंग टू prescribed doctors regimen are some of the important areas where the two disciplines have come together. अब मेडिसिन में कहाँ से साइकोलॉजिस्ट आ गए यहाँ से कि जैसे कि जो बिहेवियर्स जो है हजार्डस बिहेवियर, ठीक है, जो बिहेवियर नुकसान पहुँचाता है किसी दूसरे इंसान को, ठीक है, तो उनके लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स है वो इसलिए कंसर्न करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट के, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये हेल्प करती है दोनों डिसिप्लिन को एक साथ आने में। While treating patients suffering from cancer, AIDS and the physically challenged or handling patients in the intensive care unit and patients during post-operative care, doctors have also felt the need for psychological counseling. ठीक है, अब ये डॉक्टर्स ने खुद मतलब जो पेशेंट्स है जो कैंसर, एड्स और इन सब फिजिकल चैलेंज और इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि उन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उन्हें समझे, ठीक है, जो उनकी केयर करे, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस करा जाए। ठीक है, तो डॉक्टर्स जो है वो कंसर्न करते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, अ सक्सेसफुल डॉक्टर लुक्स एट द साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल वेलबींग ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, अब एक सक्सेसफुल डॉक्टर जो होगा ना वो सबसे पहले अपने पेशेंट्स के बारे में सोचेगा। ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल वे में सोचेगा कि फिजिकली भी होना चाहिए बंदा फिट और साइकोलॉजिकल भी फिट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अदर फील्ड के बारे में, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी में। ठीक है, कैसे जो है साइकोलॉजी वर्क करती है। एज sister social science disciplines, these three have drawn considerably from the psychology and have enriched it as well. Psychology has contributed a great deal to the study of micro level economic behavior, particularly in understanding consumer behavior, saving behavior and in decision making. ठीक है, जो सोशल साइंस है ना वो इन सब चीज़ों में उनके उसके डिसिप्लिन क्या, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों से डील करती है। अब उसके अंदर साइकोलॉजी जो है ना एक कंट्रीब्यूट करती है, क्या कंट्रीब्यूट करती है, बिहेवियर जो होता है वो एक सोशो कल्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर सोशो भी आएगा, कल्चरल भी आएगा। ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों से भी डील करता है कि जैसे कोई पर्सन जो है जिसका सोशल बैकग्राउंड ऐसे हुआ, ठीक है, वो ऐसे उसका बिहेवियर ऐसा क्यों सफ़र कर रहा है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ऐसा है, तो उसको एक साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो साइकोलॉजी जो है डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करती है एक सोशल साइंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आता है कंप्यूटर साइंस।
Computer scientists and engineers are seeking to make computers not only more and more intelligent but also machines which can sense and feel. Developments in both these disciplines have brought about significant advancement in the field of cognitive science. ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस में क्या है, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है ना और इंजीनियर्स है वो ये नहीं चाहते कि कंप्यूटर्स जो है वो मोर इंटेलिजेंट बने, ठीक है, बट लेकिन एक ऐसी मशीन्स बनाए जिनकी वजह से सेंस हो, जो फील कर पाए अदर पर्सन को भी, ठीक है। तो डेवलपमेंट्स जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंगेज हो रही है किसके अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, ताकि वो इस फील्ड को एडवांस कर सके, किसके अंदर बदल सके, कॉग्निटिव साइंस के अंदर, जो कि मेंटली भी सोचता हो। फिर आता है नेक्स्ट, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। A skilled lawyer and a criminologist require knowledge of psychology in answering such questions as how well a witness remembers an accident, a street fight or a murder, how well can she such facts when taking the witness stand in the court, what factors influence the decision in which it is taken by the jury, what are the dependable signs of guilt and falsehood. Psychologists seek to answer these questions. Currently, a number of psychologists are involved in research on such. अब क्या था, एक ना सीरीज है ब्रीथ इन योर शैडोज, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बात करी गई है, जो मतलब एक पर्सन को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, तो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर वो एक एज अ पर्सन में ही 2 पर्सन्स होते हैं, ठीक है। तो उसका बैकग्राउंड तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा होता है जिसके अंदर वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो मान लो एक क्रिमिनल है, ठीक है, उसको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और जैसे क्योंकि उसके अंदर 2 पर्सन्स है तो वो क्रिमिनोलॉजिस्ट है और उसके अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी है, तो वो क्या करेगा, एक चीज़ पे तो पर्सनालिटी शो कर रहा है, ठीक है, कि मर्डर कर रहा है, और एक टाइम पे वो नॉर्मल पर्सन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड जानने के लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही लॉ में, ठीक है। तो साइकोलॉजी यहाँ पे जो है वो ज़रूरी होती है। तो साइकोलॉजिस्ट सीक टू आंसर दिस क्वेश्चंस। करंटली अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट आर इन्वॉल्वड इन रिसर्च ऑन सच, ठीक है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है क्रिमिनल्स के साथ वर्क करते हैं, लॉ के साथ वर्क करते हैं, लॉयर्स के साथ वर्क करते हैं, और उनकी रिसर्च में भी उनको हेल्प करते हैं। इशूज़ द आंसर्स टू विच वुड हेल्प द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री इन द फ्यूचर, ठीक है। अब नेक्स्ट फील्ड के बारे में बात करते हैं, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अंदर साइकोलॉजिस्ट कैसे अपनी हेल्प करते हैं। दे हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर थिंकिंग, एटीट्यूड्स and other emotions. If they have brought us closer together, they have also reduced cultural diversities. The impact of media on the formation of attitudes of children and their behavior in the domain where both these disciplines come together. अब क्या होता है, बहुत सारे अब ना मास कम्युनिकेशन के अंदर भी बहुत सारी थिंकिंग लेवल्स अलग अलग होती है, सबके एटीट्यूड्स अलग होते हैं, इमोशंस अलग होते हैं। उसको स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी को साथ में लाया गया है, एक तरीके से कल्चर डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए साइकोलॉजी को हम लाते हैं। क्या कि मतलब जैसे मास कम्युनिकेशन के अंदर मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो मीडिया के थ्रू बच्चे का बिहेवियर, मतलब चिल्ड्रन या किसी पर्सन का भी बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो इस डोमेन पे भी बात करते हैं, तो उसमें साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। साइकोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर बेटर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। साइकोलॉजी जो है एक तरीके से हेल्प भी करता है कि कैसे डेवलप करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होती है फॉर बेटर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। A journalist in reporting news must know the reader is interest in the story, ठीक है। अब जर्नलिस्ट है, वो कोई स्टोरी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, रिपोर्ट कर रहा है न्यूज़ का, तो वो स्टोरी फॉर्म कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि रीडर का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। Since most stories deal with human events, knowledge of their motives and emotions is very important, ठीक है, कि जो भी स्टोरी है डील कर रही है ह्यूमन इवेंट से रिलेटेड, तो उसका इम्पैक्ट क्या होएगा ह्यूमन के ऊपर, ठीक है। तो वो भी नॉलेज होनी चाहिए, क्या वो मोटिव देगा, मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा या इमोशनली हेल्प करेगा, ठीक है, तो वो चीज़ भी नॉलेज होनी चाहिए एक जर्नलिस्ट को। अ स्टोरी विच विल हैव मोर इम्पैक्ट इफ इट इज़ बेस्ड ऑन बैकग्राउंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड इंसाइट, ठीक है। तो कैसे जो है स्टोरी जो है वो इम्पैक्ट डालेगी बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज और इंसाइट, ठीक है। बात करते हैं म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के अंदर साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है। म्यूजिक एंड साइकोलॉजी हैव कन्वर्ज इन मैनी एरिया। साइंटिस्ट हैव मेड यूज़ ऑफ म्यूजिक इन रेजिंग वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। अब मान लो साइंटिस्ट जो है, अगर जिसको कहते हैं रेज करना है, वर्क परफॉर्मेंस अपनी रेज करनी है, तो साइंटिस्ट ने क्या करा है, म्यूज़िक के थ्रू उसकी परफॉर्मेंस रेज करवाई है। मतलब साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट ने मतलब क्या यूज़ करा है कि म्यूज़िक के थ्रू हम परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। म्यूज़िक एंड इमोशंस इन अदर एरिया
another area in which a number of studies have been carried out. Musicians in India have recently started experimenting with what they call music therapy. अब ठीक है, म्यूज़िक को एज अ म्यूज़िक थेरेपी भी यूज़ करने लग गए हैं. ठीक है, अब एक सीरियल आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हाँ, उसके अंदर अक्षरा ने मतलब म्यूज़िक थेरेपी देकर कैसे जो है हॉस्पिटल के पेशेंट्स को हेल्प करा है. ठीक है, तो ऐसे ही म्यूज़िक थेरेपी जो है एक तरीके से साइकोलॉजिकल फील्ड, मतलब साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो म्यूज़िक थेरेपी बनता है. तो म्यूज़िक थेरेपी यूज़ करी जाती है एक पेशेंट को ठीक करने में, या फिर चाइल्ड के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में. In this they use different rags or curing certain physical elements. The efficacy of music therapy still remains to be proven. ठीक है, ये proven है, जो म्यूज़िक थेरेपी है ये एक तरीके से proven है. अब नेक्स्ट फील्ड के बारे में बात करते हैं, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में कैसे जो है साइकोलॉजी परफॉर्म करती है. आस्क एनी आर्किटेक्ट, ही शी मस्ट सेटिस्फाई विद हिज हर क्लाइंट बाय प्रोवाइडिंग मेंटल एंड फिजिकल स्पेस थ्रू हर डिज़ाइन एंड सेटिस्फाई एस्थेटिकली. ठीक है, अब अगर हम किसी भी जो भी क्लाइंट से, अगर वो अपने क्लाइंट से बात करते हैं, ठीक है, वो उसको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि मेंटल और फिजिकल स्पेस उसको प्रोवाइड कर दिया जाए. इस तरीके से उनके इंटीरियर को डिज़ाइन कर देते हैं वो, कि वो एक तरीके से एस्थेटिकली भी जो है उनको सेटिस्फाई करे. ठीक है, engineers must also take into account human habits in their plans for safety. For example, on streets and highways, psychological knowledge helps in a big way in designing of all mechanical devices and displays. ठीक है, इंजीनियर्स जो है वो उनको पता होता है कि ह्यूमन हैबिट्स जो क्या है, और वो उसके हिसाब से ही वो उनकी सेफ्टी के लिए प्लान करते हैं. जैसे कि स्ट्रीट में हो गए, हाईवेज़ वगैरह वो जो बनाते हैं, ठीक है, वो उनको ध्यान रखते हुए बनाते हैं. उनको साइकोलॉजिकल नॉलेज होती है जो उस तरीके से ही वो मैकेनिकली और किसी भी डिवाइस को या किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये साइकोलॉजिस्ट एट वर्क. मतलब साइकोलॉजिस्ट जो है अपने काम में कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो अपनी फील्ड्स में वर्क करते हैं. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट टुडे वर्क इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स वेयर दे कैन अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग पीपल टू कॉप इफेक्टिवली विद द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइव्स. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो है आजकल वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, वैरायटी ऑफ फील्ड्स है जिसके अंदर वर्क कर रहे हैं और अपने साइकोलॉजिकल नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, पीपल को ट्रेंड कर रहे हैं ताकि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ढूंढे डे टू डे लाइफ में. ठीक है, और कैसे अपनी जो ऐसी सिचुएशन है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे उसको ओवरकम करे. ठीक है, ऑफन रेफर टू एज ह्यूमन सर्विस एरियाज, दे इंक्लूड क्लिनिकल, काउंसलिंग, कम्युनिटी, स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. ठीक है, ऑफर करते हैं ह्यूमन सर्विसेज एरियाज, ठीक है, जो कि क्लिनिकली भी होते हैं, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी, स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी आ गया. ठीक है, जिसके अंदर फिर हम बात करते हैं बहुत सारी फील्ड्स होती है जिसके अंदर ये अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम कंसर्न कर सकते हैं इन सब चीज़ों को. ठीक है, तो बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस चीज़ में हेल्प करता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क विद क्लाइंट्स टू रिकग्नाइज देयर फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो वर्क करता है उन क्लाइंट्स के साथ, उनके जो रिकग्नाइज करना चाहते हैं उनकी फिजिकल, जो भी फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है, मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो भी है. ठीक है, द साइकोलॉजिस्ट कैन आइडेंटिफाई एनी करंट और पॉसिबल कंडीशंस थ्रू फाइंडिंग्स, इंटरव्यूज एंड एग्जामिनेशंस. ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे उनकी करंट प्रॉब्लम को, जो भी कंडीशंस होगी उसके पीछे रीज़न क्या होगा. ठीक है, उसकी फाइंडिंग्स करते हैं इंटरव्यू के थ्रू या एग्जामिनेशंस के थ्रू, उसकी फाइंडिंग्स करते हैं. इंस्टेड दे डिवाइस अ रिकवरी प्लान टुगेदर विद द क्लाइंट एज पर द नीड्स ऑफ द क्लाइंट. ठीक है, वो उसको थेरेपी सेशंस देते हैं. ठीक है, उसका इस तरीके से रिकवरी प्लान बना देते हैं क्लाइंट के साथ मिलके कि उस पर्सन की जो एज पर द नीड्स, मतलब क्लाइंट्स की जो नीड है उसके हिसाब से वो उसको वो प्लान बना कर दे देते हैं. ठीक है, जो उसको फॉलो करना होता है. फिर हम बात करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कैसे हेल्प करते हैं. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हेल्प पीपल विद फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, इंप्रूव देयर सेंस ऑफ वेलबींग, एलिवेट फीलिंग्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड रिजॉल्व क्राइसिस. ठीक है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन पीपल के साथ हेल्प करते हैं, उनको मिलके उन क्लाइंट्स को डील करते हैं जो कि फिजिकली सफ़र कर रहे हैं, इमोशनली सफ़र कर रहे हैं या मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं. उनकी सेंस बदल देते हैं काउंसलिंग के थ्रू. काउंसलिंग में होता क्या है, वो डीपली हील करते हैं किसी पर्सन
को, ठीक है, उनकी सेंस बदल के, वेलबींग, उनकी फीलिंग्स को चेंज करके, अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जी रहे हैं तो उसको स्ट्रेस को ओवरकम करते हैं, रिजॉल्व करते हैं क्राइसिस को. दे ऑल्सो प्रोवाइड असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मोर सीवियर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स. ठीक है, अगर उनको साइकोलॉजिकल सिम्टम उनको दिख रहा होता है कोई आगे भी, तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उसको पहले ट्रीटमेंट के पीछे डायग्नोस करते हैं, उसके असेसमेंट लेते हैं एंड देन उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम से रिलेटेड. ठीक है, फिर आता है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट. कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, तो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी मतलब हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं. ठीक है, जैसे जो हमारी सोसाइटी है वो एक कम्युनिटी में आती है. ठीक है, तो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फंक्शन ऑफ कम्युनिटी, इंक्लूडिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन. ठीक है, पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ठीक है, वो भी उससे भी डील करते हैं. विद इन ग्रुप्स में कैसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसी है, एक इंस्टीट्यूशंस में कैसी है. ठीक है, या कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज सोसाइटी के अंदर कैसी है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन की. ठीक है, दे आर एम टू एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड एक्शन. फिर वो एनहांस करते हैं. मान लो कोई पर्सन है वो कॉपरेट नहीं कर पाता अपनी सोसाइटी के साथ, ठीक है, उसको उस चीज़ से डील करवा के उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको एनहांस करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर उसके एक्शंस में रिसर्च करके उसको कहते हैं एनहांस करते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को. फिर हम बात करते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट. स्कूल साइकोलॉजिस्ट कैसे हेल्प करते हैं? दे कैन हेल्प इन असेसिंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस, हेल्प करते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस को एनहांस करने में, मेंटल हेल्थ को ठीक करने में, बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स को, एज वेल एज द टीचर्स के बिहेवियर को भी, एंड प्रोवाइड देम सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर द सेम. और उनको सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे स्टूडेंट्स के, जैसे टीचर है उसको बोलेंगे कैसे स्टूडेंट के साथ बिहेव करना चाहिए, उसको समझो. ठीक है, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए उसको कैसे समझाना चाहिए. ठीक है, एक बच्चा है उसको कॉपरेट करना सिखाएंगे, क्लास के साथ कैसे कॉपरेट करते हैं, टीचर्स के साथ कैसे कॉपरेट करते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो प्रोवाइड देयर इनपुट्स फॉर इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड डेटा एनालिसिस. ठीक है, ठीक है, वो क्या करते हैं? इनपुट्स भी देते हैं. ठीक है, इनपुट करते हैं, वो इवैल्यूएशन भी करते हैं. जैसे एक बच्चे को उन्होंने उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करी, ठीक है, तो उसका टेस्ट भी लेंगे, इवैल्यूएट भी करेंगे, उसको असेस भी करेंगे और फिर उसके बाद उसका डेटा भी बना के देंगे, डेटा एनालाइज की उस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी और इसके बिहेवियर में ये सारी चेंजेस आई हैं. ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कैसे हेल्प करते हैं. इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज इन द वर्क प्लेस. ठीक है, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो फोकस करेंगे एम्प्लॉयज के बिहेवियर पे. ठीक है, दे अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड रिसर्च मेथड्स टू इंप्रूव द ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है, वो अप्लाई करेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, रिसर्च करेंगे ऐसे मेथड्स के ऊपर जो क्या इंप्रूव कर सकता है एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को, ठीक है, और उसके एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन एंड सेफ्टी. ठीक है, वो इंक्लूड करते हैं या फिर वो इंक्लूड करते हैं परफॉर्मेंस को, एक एम्प्लॉयमेंट के परफॉर्मेंस को, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, या फिर प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन को, या उनकी सेफ्टी से रिलेटेड हो. ठीक है, अब बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. साइकोलॉजी जो है एवरीडे लाइफ के अंदर हम कैसे जो है पुट करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं. हम साइकोलॉजी को एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं वो? साइकोलॉजी जो है ना इज़ वेरी हेल्पफुल इन आवर एवरीडे लाइफ. साइकोलॉजी जो है हमारी एवरीडे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. क्यों? इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, वो हमारी इम्प्रूव करती है कम्युनिकेशन स्किल्स को. साइकोलॉजी मेक्स इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन्स थिंक एंड बिहेव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स. ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स. ठीक है, इंट्रापर्सनल मतलब और इंटरपर्सनल मतलब. ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स होती है जो इम्प्रूव करती है, जो कि हेल्प करती है एक साइकोलॉजी को मतलब एक पर्सन को अंडरस्टैंड करने में कि सामने वाला पर्सन क्या कैसे सोच रहा होगा और कैसे उस बिहेव कर रहा है, हमें भी कैसे बिहेव करना है, सामने वाले से कैसे बात करनी है, अपनी रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक है, थ्रू कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी पीपल कैन कॉम्प्रीहेंड गेस्टर्स एंड एक्शंस विच वुड मेक कम्युनिकेशन इवन ईजियर. ठीक है, अब साइकोलॉजी जो है एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करती है पर्सन की. ठीक है, तो एक पीपल जो है वो क्या करते हैं अपने गेस्टर्स को, अपनी एक्शंस को जो है ना एक इफेक्टिव वे में लाते हैं जिससे कम्युनिकेशन ईजियर हो जाती है और उनके जो सामने वाले के ऊपर अच्छा इफेक्ट डालती है. बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं सामने वाले पर्सन को समझकर, उसको अंडरस्टैंड करके, उसके माइंड और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके अपना रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छा करते हैं. एज वी ऑलरेडी नो साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर. साइकोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्शंस देयर बाय फॉस्टरिंग रिलेशनशिप्स. ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं एज एवरीडे लाइफ। अब एवरीडे लाइफ में क्या इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। वन कैन गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय लर्निंग एंड नोइंग मोर अबाउट वन सेल्फ एंड द पर्सनैलिटी। अगर हमें पता चल जाए हमारी एबिलिटी क्या है, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, जैसे मान लो जैसे किसी को स्टेज फियर नहीं होता, ठीक है, उसको पता है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने ना स्टेज परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, उसको अपनी एबिलिटी पता चल गई, ठीक है, तो वो उसके अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब हमें अपनी एबिलिटी पता चल जाती है, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस हेल्प्स अ पर्सन टू नो हिज हर वीकनेस एंड अनेबल्स देम टू बिल्ड ऑन देम। अगर मान लो किसी पर्सन को अपनी वीकनेस पता है, ठीक है, तो उसको अनेबल कर देता है वो कि वो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करे। वन कैन गेन इंसाइट इनटू पीपल्स बिहेवियर, ठीक है, अब इंसाइट अब ना एक जो है वो दूसरे पीपल के बिहेवियर को समझ सकता है। साइकोलॉजी टेल्स अस अबाउट ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, साइकोलॉजी सारे एक्सपेक्ट्स पे बात करती है ह्यूमन बिहेवियर के। इट इज़ नॉट ओनली टेल्स अस अबाउट जनरल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो हमें जनरल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ना बताते हुए वो सारी उसके पीछे का रीज़न या पूरा जो एक्सपेक्ट बता देती है, बट ऑल्सो पॉइंट्स आउट डिफरेंसेस इन देयर बिहेवियर। अब सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, हमें ये भी पता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी हेल्प्स टू गेन इंसाइट इनटू अदर्स पीपल बिहेवियर। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, उसको अपने बिहेवियर को पहचानने में हेल्प करती है, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक बिल्कुल कवर होता है, ये चैप्टर हमारा अब ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है, चैप्टर 2 क्लास 11th का ही, ठीक है। तो आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और इस सेशन की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स, और डाउट फॉर्म भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। Hope you will find it productive and informative. Do like, share and comment. Subscribe my channel. Keep supporting guys. Thanks a lot and stay tuned for more updates.